तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त फर्स्ट क्लास और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे। आज हम लोग उसने कहा था जो कि हिंदी चैप्टर 2 का पार्ट है। उसने कहा था जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, उनके आज परिचय के बारे में, और जो उन्हें उसने कहा था के बारे में लिखा है। उसने कहा था क्यों लिखे हैं, उनके बारे में भी हम आज की क्लासों में कुछ पढ़ेंगे। तो बिना समय की देरी करते हुए तो हम लोग चलते हैं अपनी क्लासों की ओर। तो मैंने कुछ जो मुझे जो कुछ महत्वपूर्ण लगा, जो लिखने लायक था, हमने इस बोर्ड पे लिख दिया है। और जो मैं पढ़ाऊंगा, ये किताब है मेरा, ये देख लीजिए। इसी में मैं आपको पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा, और आपके पास किताब होगा तो आप देखिएगा कि मैं भाई हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। और नहीं होगा तो मेरी बातों को आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तो आपको एकदम संपूर्ण समझ में आएगा। तो चलते हैं अपनी आज भागों की ओर। हमने लिखा है उस चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, ये कहानी है। कहानी कैसा है? तो कहानी कर्म प्रधान का ये कहानी है, जो कि ये भाग पार्ट 2 है। हमने उनका लिखा है जन्म 7 जुलाई 1883 को, और निधन की आप बात आते हैं तो 12 सितंबर 1922 में। और जन्म स्थान जयपुर में, राजस्थान में। उनका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम में हुआ था। और जिला तो इनका कांगड़ा जिला में, इसमें तो हिमाचल प्रदेश में उनका मूल निवास था। पिता का नाम तो पंडित शिवराम था। और शिक्षा उन्होंने कहाँ से ग्रहण किया? तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः इंट्रेंस तथा मैट्रिक किए। 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट किया, अपना इंटरमीडिएट 12th एग्जाम दिए। और 1903 ईस्वी में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की परीक्षा की। तो उन्होंने कितने ईस्वी में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की? 1899 ईस्वी में। और जो बीए की परीक्षा कितने ईस्वी में किए? तो 1903 ईस्वी में। और कुछ कहानियों के बारे में आता है, जो कुछ कहानियां लिखे हैं, उन कहानियों के बारे में हम लोग आते हैं। कहानी में सुखमय जीवन, जो कि 1911 ईस्वी में लिखे हैं उन्होंने। बुद्ध के कांटा, ये भी 1911 ईस्वी में लिखा है। उसने कहा था, जो कि हम अभी फिलहाल हमने पढ़ने वाले हैं। उसने कहा था, ये 1915 ईस्वी में लिखे हैं उन्होंने। बस 3 ही के कभी कहानियां लिखे हैं, उन्हीं कहानियों से वो प्रसिद्ध और चर्चित बन गए, मतलब उन्हें लोग जानने लगे। यही बस जो शॉर्ट में आपको मैं इस बोर्ड के माध्यम से लिखा हूँ, और आपको मैं किताबों के माध्यम से बताऊंगा। और जहाँ जहाँ लगेगा कि ये पॉइंट नोट करने वाला है, मैं इस बोर्ड पर आ जाए, आप लोग अपने कापियों पर इसको नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसमें आगे की ओर पढ़ते हैं। इसमें आगे क्या लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वो बोल रहे हैं कि चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं, वो जो 20वीं शतक के प्रथम एक साहित्य और के रूप में एक प्रमुख कवि थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। बोल रहे हैं कि जो उनका समय था, वो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में उनकी गहरी
गति थी। बोल रहे हैं कि जो प्राकृत मतलब कोई प्राकृत भाषा में उनकी गहरी गहरी रुचि थी। वो जैसे मैं गहरी रुचि मतलब कोई चीज किया उसमें रुचि होता है कि वो उसी में एकदम लगा रहता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो प्राकृत एकदम समय में उनकी इसमें गहरी रुचि थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तपस्या माना जाता है। बोल रहे हैं कि जो पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्रों में उनका जो उनका ज्ञान अपने समय में एकदम जो अपने समय में उनका ज्ञान था जो एकदम एकदम विकसित था, बहुत बड़ा था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणी बराबर लिखे। बोल रहे हैं कि जो साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने साहित्य भी लिखा है और साहित्य के अतिरिक्त उन्होंने उनमें गहरी रुचि भी है। उन्होंने क्या क्या लिखे उन्होंने, तो उन्होंने अन्य विषयों पर हिंदी में निबंध लिखे हैं, टिप्पणियों को उन्होंने बराबर लिखे हैं। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। बोल रहे हैं कि द्विवेदी युग मतलब वो द्विवेदी युग के एक प्रमुख और बहुमूल्य विद्वान थे। बहुमूल्य मतलब बहुत अधिक या बहुत तेज विद्वान थे। बुद्ध और विदगत शाह परिहास और तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते थे। बोल रहे हैं कि जो जो उनके समय में जो लोग थे वो उतना कुछ जानते उनका नहीं थे, लेकिन वो अपने समय के जो आदमी चाहे व्यक्ति थे उनसे वो अधिक ज्ञानी या अधिक जानकारी प्राप्त कर लिए थे। उनसे उनसे वो अधिक जान पड़ते थे। जैसे कि जैसे अभी जो अभी छोटा छोटा लड़का है वो अधिक जाने कुछ लगता है, तो वो बोल रहे हैं कि अपने बराबर के वो लड़के से अधिक जान पड़ते थे। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। जो बोल रहे हैं कि जो अपने अतीत के जो लोगों से वो अधिक प्रभावशाली और अधिक जानकारी प्राप्त कर लिए थे और उन्हें लोग अपने जो लोगों से वो अधिक जान पड़ते थे। गुलेर गुलेर जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। बोल रहे हैं कि जो गुलेर जी हैं बस 3 ही कहानियों को लिखे हैं। उन्हीं तीनों कहानियों को वो ऐसे लिखे हैं कि वो एक कहानीकार के रूप में विकसित हो गए, उन्हें लोग जानने लगे। उनकी कहानियां का विषय वस्तु पर भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचना प्रतीत होती है। जो बोल रहे हैं कि जो उनकी कहानी है भाषा शैली की विषय वस्तु या यही कुछ कहानियां उन्होंने वो अपने समय में बहुत आगे की रचनाओं को प्रतीत करती है। और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। बोल रहे जो हिंदी कहानियों के विकास में उन पर बहुत प्रक्षोभ रूप से उनका विकास हुआ। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निपुण, गंभीर प्रकृति का विद्वान, ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित साधन के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां बोल रहे हैं कि जो उन्होंने कुछ कहानियां उन्हें को लिखे हैं। पंडित संस्कृत का इतना बड़ा पंडित है और भाषा और शास्त्रों का उन्होंने इतना अधिक ज्ञान है कि वो सृजनात्मक भाषा शैली को एकदम अधिक तरीकों से बताते हैं और उन्हें
उन लोगों को समझाते हैं। ये कहानी अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक बोल रहे हैं कि जो ये कहानी है जो भाषा शैली की वो आज भी वो तरोताजा मतलब आज भी वो जानी मानी जाती है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा गंभीर है। बोल रहे हैं कि जो विषय वस्तु की इनकी इनकी कहानियां है वो कतई नहीं है कि मतलब ये जानी ओनी नहीं जाती है। वो उनकी जो कहानियां है वो विषय वस्तु चाहे भाषा शैली को वो जानी ओनी जाती है। सच्चाई इसके विपरीत है, जो कि सच्चाई इसके विपरीत है, जानी ओनी ये नहीं जाती है। इसकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर है। बोले कि इनकी जो विषय वस्तु और भाषा शैली है वो अधिक गंभीर है, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के है। बोल रहे कि महत्वपूर्ण भी है और जो समय के आने वाला है उससे आगे भी है वो है। इनका हम लोग प्रत्ययों के बारे में पढ़ लिया और हम आते हैं जो इन्होंने उसने कहा था उसके लिखे थोड़ा बहुत उनको पढ़ते हैं। यह प्रस्तुत कहानी ये कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्म प्रधान की। ये प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। बोल रहे हैं कि जो ये प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ये उनकी अमर रचना मतलब बहुत ही प्रिय उनकी रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। बोल रहे हैं कि जो हिंदी कहानी में विकास का मील का पत्थर माना जाता है। जैसे कोई पूछ देगा आपसे कि उसने चंद्रधर शर्मा की अमर रचनाएं का नाम बताइए तो उसने कहा था चाहे मील का पत्थर के कौन मील का पत्थर के विकास में किसने कहा था, तो आप बता सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। यह एक कालजयी रचना है। आप कोई पूछ सकता है कि जो उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं वो कैसी रचना है, तो कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। बोल रहे हैं कि जो प्रसिद्ध फिल्मकार मतलब विमल राय ने इसने कहा था कि फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतर हो चुके हैं। बोल रहे कि जो इस पर फिल्म बनाई इस पर बहुत से नाटक एकदम हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उनका स्वाभाविक उत्संग अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। बोल रहे हैं कि एकदम शुद्ध प्रेम, इसमें कोई बनावटी की बातों को नहीं बताया, एकदम शुद्ध प्रेम और स्वाभाविक बातों एकदम को इसमें बखान किया गया है। ये कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। बोल रहे हैं कि जो कहानी का शुरुआत होता है वो किससे होता है, अमृतसर के जो एकदम भीड़ भरी बाजारों से एकदम जाम है उसके वो कहानी इससे अमृतसर की भीड़ भरी बाजारों से शुरू होती है। जहाँ 12 वर्ष का लड़का जहाँ पर शुरू होती है वहाँ पर 12 वर्ष का लड़का जो है वो लाना सिंह है। कितने वर्ष का लड़का लाना सिंह है तो 12 वर्ष का। कोई पूछ सकता है कहानी के शुरुआत में जो लड़का है वो कितने वर्षों का है, तो बता सकते हैं कि 12 वर्ष का। तो कौन लड़का है, तो लाना सिंह है। 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचता है। टांगे मतलब टांगे के नीचे वो आने से बचता है। कितने वर्ष की लड़की है, तो 8 वर्ष की लड़की है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए कहता है मतलब लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी की कुलमाई होगी, मतलब जो एक जब लड़का लड़की दोनों एकदम लालची हो गया, एक जो लड़की है हो गई, वो किसी दुकान पर गए और उसी दुकान पर वो दोनों ही भी थे और जो दुकानदार था वो किसी दूसरे को सामान दे रहा था। तो जब सामान दे रहा था तो बाझा था, तो जो लड़का लड़की थे वो एक दूसरे में बातचीत तो कर रहे हैं। लड़का लड़की से पूछा कि तेरी कुलमाई हो गई। कुलमाई मतलब मैं तेरी मंगनी हो गई। तो लड़की
धत कर कर भाग जाती है, लड़की धत कर कर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। ये धत कह कर भाग जाती है, एक दिन यहाँ पे भेंट हुआ, एक दिन वहाँ पे भेंट हुआ, एक दिन दही लेने के लिए भेंट हुआ, एक दिन सब्जी लेने के लिए भेंट हुआ। ऐसा ही मतलब लगातार एक एक दिन पर उनका भेंट वोट होना तय हो गया था। और जो लड़का था वो जब भेंट होता था तब तो वो यही बात पूछता था कि तेरी कुमाई हो गई, या लड़की यही बात रिपीट करती थी कि हाँ धत कहकर वो हंसकर भाग जाती है। लेकिन एक दिन लड़का फिर पूछता है कि तेरी कुमाई हो गई, लेकिन लड़की धत कह के बजाय वो कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं ये मेरे सालू से जो दुपट्टा दुपट्टा है, हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू, मतलब जो दुपट्टा उपट्टा होगा वही को बता रही है। लाना सिंह रह जाता है, राणा सिंह एकदम उसके जो चेहरे पर एकदम जैसे मतलब 12 बजे तक घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। वैसे ही बोल रहा है कि लाना सिंह हतप्रह रह जाता है। इसके बाद लाना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। बोल रहे हैं कि जो उसके बाद जो इसके बाद जो धत कर कर भाग गई, और उसके बाद जो वो कह दी कि देखते नहीं मेरे से रेशम के फूलों वालों सालू, तो उसके बाद जो इसकी इन दोनों की भेंट होती है विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर, मतलब प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था तब उनकी मुलाकात होती है। जो उसने कहा था लाइन बाई लाइन को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि आपको इसमें प्रथम विश्व युद्ध में कब उनका मुलाकात हुआ था और कैसे हुआ था। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वो जब याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से छुट्टी के बाद वो घर से जो सूबेदार हजारा सिंह के एकदम घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। मतलब ये कर रहे हैं कि वहाँ वो सूबेदार जी के घर पर गए थे, वहाँ ने सूबेदारनी उनसे से कहा, अकेले में बुलाकर कहा कि तुम मेरे पति और मेरे बेटा बोधा की तुम ख्याल रखना और उनकी रक्षा करना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। बोल रहे हैं कि वो सूबेदारनी है जो अपने पति और बेटे की रक्षा करने के लिए कहते हैं, वो वही लड़की है जो अमृतसर के बाजार में एक दूसरे को मिले थे और वो लड़की धत कर भाग जाती है, वो वही लड़की है। लाना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में सजाए रखा। बोल रहे हैं कि लाना सिंह जो सूबेदारनी के नीचे जो प्रेम था उसे लोगों के नजरों से एकदम बचाए उचाए रखता है और अपने हृदय में सजाए रखता है। और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की। बोल रहे हैं कि जो लौना सिंह है अपने प्राणों की बिना डरे हुए कि मैं हमें क्या होगा ये क्या उससे जो उनके सूबेदार जी के और बोधा की उन्होंने रक्षा की। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है। बोले कि कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक मतलब जो गांवों में होने वाला जो होते हैं उन नाटकों को इसमें दिखाया गया है, जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर मानी जाती है। बोल रहे हैं कि जो अपने उनसंग और संचरण करती हुई गतिशील के कारण जबरदस्त असर माने जाते हैं। इस तरह प्रभाविती जो कहानी का प्रमाण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि
करने में लेखक को अपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। बोल रहे हैं कि जो वातावरण एकदम जो इसमें जो कहानी उन्होंने लिखे उन्होंने एकदम सभी लोग इसमें पढ़े और देखे और उन्हें इस कहानी में सफलता प्राप्त हुई। तो हम लोग जो उसने कहा था और इसको हम लोग पढ़ते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ सिल गई है। बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े एकदम शहरों में होते हैं जो क्या गाड़ी वाले एकदम भीड़ लगा देते हैं और जितना अधिक जो बोलते हैं कि क्या किच एकदम होता है कि बोल रहे हैं कि उनकी जबानों से कोड़ों के से उनकी पीठ सिल जाती है। मतलब जो क्या बोलते हैं एकदम क्या कुछ करते हैं कि मन उबिया जाता है और यही बातों को बोलते हैं कान पक कान पक गए। इतना वो चिल्लाहट उल्लाहट होता है कि एक ही बात सुनने से एकदम पूरा कानून एकदम जो होता है कि वो भर जाता है एकदम मैन बेचैन हो जाता है। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाए। बोल रहे हैं कि उनसे जो इतने भीड़ है उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली पर मरहम लगाए। मतलब जितना अधिक चिल्लाहट हो रही है उनसे अधिक मेरी प्रार्थना है कि वो थोड़ा बहुत अपनी आवाजों को एकदम कम करें। बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से घूमते हुए इको वाले कभी घोड़े की नाल से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। बोल रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों पे एकदम चौड़ी चौड़ी जो चौड़ी चौड़ी सड़कें होते हैं उन पर घोड़ों के पीठ को चाबुक से घूमते हैं। मतलब जो होता है घोड़े को एकदम भगाने वाला ना जो रस्सी की तरह होता है उसी बोल रहे हैं कि घूमते हुए इक्के वालों कभी घोड़ों की नानी को एकदम संबंध बताते हैं। इक्के वाली और जो संबंध बताते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। बोल रहे कभी राह चलते पैदलों की जब राह चलते होते हैं लोग तो कुछ गम वो दिखता है तो बोल रहे कि जब राह चलते हुए तो लोग हैं उन पर तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की अंगुलियां के पोरों को चिढ़कर अपने ही को सताया हो बताते हैं। बोल रहे हैं कि जो इतना हाला वाला एकदम तुम करते हैं वो उन्हीं को एकदम बताते हैं। ऐसे तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चकदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहराव सब्र का समुद्र उमड़ कर बचे। खाला जी हटो भाई जी हरना हरना आने दो लाला जी हटो बाजा करते हुए सफेद पेटों खचरों और बतखों को गने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। बोल रहे हैं कि जो बिरादरी जो बिरादरी वाले होते हैं वो जो जो कि बिरादरी वाले होते हैं एकदम पूरा उमड़ जाते हैं और लाठी वाठी वो लेके खड़ा होते हैं और जो लोग नहीं सुनते हैं वो बोलते हैं कि हटो भाई जी सुनो भाई बहना सुनो बहना ठहरो भाई जी वो आने दो लाला जी यही सब बोलते बोलते वो इतना भीड़ ही होता है कि वो सब बोलते बोलते वो निकल जाते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। बोल रहे हैं कि क्या उसमें कोई मजा है कि बिना जी जा कहीं उसमें से हट सकते हैं। बिना जी जा कहीं उसमें से हट नहीं सकते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं। बोल रहे हैं कि ये बात नहीं है कि उनकी मतलब जीभ चलती नहीं है ये कुछ बोलते बोलते से नहीं है चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करते हैं। बोल रहे हैं कि बात तो उनकी चलती है लेकिन उतना इतना महीन और बोलते हैं वो बोलते हैं कि वो छुरी की समान उनकी चलती है।
यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लिख से नहीं हटती। बोल रहे हैं कि जो जो बूढ़ी औरत होती है वो बार बार कहने पर कि हटो भाई जी, हटो बहना जी, बार बार कहने पर वो नहीं हटती है तो क्या कहते हैं सुनिए। तो उनकी वचनावाली के ये नमूना है जो मतलब बार बार कहने पर भी नहीं हटती है। तो वो कुछ दो लिखे हैं कि हट जा जिनो जोगी, हट जा करम वालिया, हट जा पुता प्यारिया, बच जा लंबी वालिया। वो ये क्या बताए कि हट जा जिनो जोगी, बोल रहे कि हट जाओ तुम जिने जोग हो, हट जा कर्म वाली, हट जा तुम कर्म करने वाली हो, हट जा पुता प्यारी, हट जा तुम पुतो अपने पुतों को एकदम जो अपने पुतों को एकदम प्यारी हो, बच जा लंबी वाली है, बच जाओ तुम अपने जो भी लंबी उम्र वाली हो। स्पष्ट में इसका अर्थ है कि तू जीने योग है, तू भाग्य वाली है, पुतों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे समान। तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये बोल रहे हैं कि हट जा जुए जोगी, हट जा कर्म वाली, हट जा पुता पारी, यही जो नहीं हटती है वहीं बोलकर वो हटाते हैं। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। बोल रहे हैं कि ऐसे ही बम्बू काट के से होकर जो एक लड़का और एक लड़की चौक के दुकान पर आ जाते हैं। उसके बालों और उसके ढीले सुधन में जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। बोल रहे कि जो उनके दुकान पर आ गए तो उनके बालों और उनके जो ढांचा ऊंचा एकदम पहनावा ना है, और उनसे वो जान पड़ते हैं कि वो दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बटिया लेने आई थी। बोले कि जो लड़का और लड़की था दोनों जान पड़ते थे कि वो सिख है, और दोनों अपने मामा के घर आए थे। वो जो एक था जो अपने मामा के लिए एक केस धोने के लिए दही लेने आई थी, और एक रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था। मतलब दुकानदार जो व्यक्ति था व्यापार, जो एक लड़का लड़का था, उसी में वो व्यस्त था, जो शेर भर गीले पापड़ की गट्ठी को गिने बिना हटता ना था। बोल रहे कि जो शेर भर कुछ पापड़ पर था वो बिना गिनते बिने वो दूसरे को उनको सम्मान नहीं दे रहा था, वो गिने था तभी इसको देता था। अब दोनों में जो अपना सामान वो दे रहा था, तो दोनों अपनों जो थे लड़का और लड़की दोनों बात करते हैं। लड़का पूछता है कि तेरे तेरे घर कहाँ है जो पूछता है, लाना सिंह पूछता है कि तेरे घर कहाँ है, तो मगरे में। सूबेदारनी बताती है मगरे में, और सूबेदारनी पूछती है कि तेरे घर कहाँ है, तो लड़का बोलता है माझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? लाना सिंह पूछता है कि यहाँ कहाँ रहती हो, तो सूबेदारनी कहती है अत्तर सिंह की बैठक में, और मेरे मामा होते हैं। बोल रहे कि मैं अत्तर सिंह की बैठक में रहती हूँ, वो मेरे मामा जी हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। बोल रहे लाना सिंह बोलते हैं कि मैं भी अपने मामा के यहाँ ही आया हूँ, और उनका जो घर है वो गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निमटा और उनको सौदा देने लगा। इनकी बस इतना ही बात हुई, और जो दुकानदार था उनसे पूछने लगा कि आप क्या लेंगे, तो आप क्या लेंगे। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। सौदा दोनों ने अपना ले लिया, जो भी सामान लेना था। एक को बार धोने के लिए दही लेना था, और एक को रसोई के लिए लेना था। तो दोनों को अपना ले लिया, और एक ही साथ वो दोनों जा रहे हैं। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ दूर मतलब कुछ दूर गए होंगे बात करते हुए, लेकिन और लड़के ने मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई। तो लड़का ने पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई, तो कुरमाई मतलब तेरी सगाई हो गई। तो इस पर लड़की कुछ
आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। बोल रहे हैं कि इस पर कुछ लड़की थी, अपने आंखों को एकदम चढ़ा ली और धत कहकर भाग गई। और लड़का मुंह देखता रह गया, और लड़का जो था एकदम मुंह उसका देखते देखते ही रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वालों के यहाँ, दूध वालों के यहाँ अकस्मात दोनों मिल ही जाते हैं। बोल रहे हैं कि दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, चौथे दिन हो गया, कभी दूध वालों के यहाँ, कभी सब्जी वालों के यहाँ, कभी कुछ वालों के यहाँ, कभी फल वालों के यहाँ, दोनों मिल ही जाते थे। महीने भर यही हाल रहा। बोल रहे कि महीने भर मतलब 1 मंथ तक यही उन दोनों का मिलना जुलना एकदम रहता था। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा। बोल रहे हैं कि 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुलमाई हो गई? और उत्तर में बस वही मिलता था, धत कहकर वो लड़की भाग जाती थी। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा। बोल रहे हैं कि एक दिन फिर वो लड़का हंसी में उसको चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की कहती है, क्या कहती है सुनिए। पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली। बोले कि लड़की लड़के के जो संभावना के वो विरुद्ध बोली कि हाँ हो गई। तो लड़का पूछा कब? तो लड़की बोली कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू? बोल रहे हैं कि देखते नहीं जो मैं ये रेशम से कड़ा हुआ जो कोई कपड़ा वपड़ा होगा वो पहनी हुई हूँ। लड़की भाग गई। इतने कहकर वो लड़की फिर भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। मतलब जब लड़की कह दी कि हाँ देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, और जब वो कह दी तो लड़का एकदम बेचैन हो गया और कुछ न कहता अपने वो घर की ओर जाने लगा। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। मोरी मतलब कोई नली वली होगा। बोल रहे कि रास्ते में जो अपने घर को लड़का जा रहा था, तो जो एक छोटे सा लड़का था उसको मोरी में ढकेल दिया। मोरी मतलब नली वली होता है वो होगा, उसमें ढकेल दिया। एक छबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खाई। बोल छबड़ी वाली मतलब छबड़ी वाले को हम लोग इसमें देखते हैं खोमचे वाले। छबड़ी वाले को मतलब खोमचे वाली, मतलब कोई सब्जी उब्जी के लिए होगा तो उसकी जो जिस पर सब्जी उब्जी होती है उसको एकदम वो दिन भर की वो कमाई उसको बर्बाद कर दिया, गिरा दिया उसको। दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वालों के ठेले में दूध उड़ेल दिया। बोल रहे हैं कि एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेला जो ठेला होता है उसमें दूध उड़ेल दिया, मतलब दूध उसमें ढार दिया, गिरा दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। बोल रहे हैं कि जो सामने आ रही थी नहा वहा कर एकदम पूजा करने के लिए जो कुछ औरत औरत जा रही थी उनसे वो टकरा गया और वो अंधे की उपाधि पाई। बोलते औरत बोलती है कि तुम्हें दिखता होता नहीं नहीं है क्या? इसमें कोई बोली होगी इसमें कुछ कि एकदम अंधे हवा यही कुछ बोली होगी। तब कहीं घर पहुंचा। इतना इतना कुछ होने के बाद तब जाकर वो घर पहुंचा। लड़के को नाली में गिराया से सब्जी वालों को पूरे दिन की कमाई खत्म कर दी। गोभी वालों के ठेले पर दूध गिराया, कुत्ते को पत्थर मारा और जो औरत पूजा करने जा रही थी उनसे टकराया। इसके बाद वो घर गया। राम राम यही को दूसरा में आता है जिसका पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा कि दोनों एक दूसरे के एक दुकान पर मिले और कुछ बातचीत किए और दोनों जा रहे थे साथ में। और लड़का लड़की से पूछा कि तेरी क्यों माई हो गई? यही चलता रहा। लड़की का जवाब यही था कि धत का निकल गया। लेकिन एक दिन वो लड़का पूछता है तेरी क्यों माई हो गई? तो लड़की बोलती है कि हाँ हो गई। देखते नहीं है मेरे से रेशम से बड़ा वो सालू। और ये
यही सब बात सुनते ही जो छोटे बच्चों को नाली में ढकेला, खोमचे वालों की पूरा सब्जियों को पूरे सब्जियों को गिराया, दिन भर की कमाई बर्बाद किए, औरतों से टकराया। यही पहला हमने पैराग्राफ में था और दूसरा पैराग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं। राम राम ये भी कोई लड़ाई है, बोल रहे कि राम राम ये भी कोई लड़ाई वड़ाई है। दिन रात खदकों में बैठे हदिया कर गई, बोल रहे हैं कि जो हम लोग दिन रात एक तो कोई गड्ढा वड्ढा होगा, उसमें हम लोग दिन रात उसमें एकदम बैठे उठे रहते हैं। हड्डियां हमारे सिकुड़ हड्डियां अकड़ गई, मतलब एकदम अकड़ गई है, सिकुड़ उकुड़ गई है। लुधियाने से यहाँ 10 गुना जाड़ा और मेघ और बर्फ ऊपर ऊपर से, बोल रहे हैं कि जो लुधियाने से यहाँ पे 10 गुना ज्यादा ठंडी उंडी पड़ रही है। पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं, बोले कि जो कुछ यहाँ तक पूरा एकदम यहाँ तक पूरा एकदम धंसे हुए, एकदम कीचड़ उचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। बोल रहे कि गनीम मतलब बोल रहे कि दुश्मन कोई दिखता ही नहीं है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी कदम हिल जाती है। बोल रहे कि 1 घंटा 2 घंटा और घंटे घंटे पर एकदम जो एकदम बम वम चाहे कोई विस्फोट फूटता है, एकदम कान के जो कान के पर्दे हैं वो ऐसा लगता है कि फट जाएगा। खदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। बोल रहे हैं कि जो बम गिरता है उससे धरती 100 गुना उछल पड़ती है। इस गोभी गोले से बचे तो कोई लड़े। बोल रहे हैं कि जो गोभी गोले मतलब इसमें पीछे आपको दीजिएगा तो इसमें दिया होगा, गोभी मतलब आसमानी गोले, मतलब बोल रहे हैं कि जो इसमें एकदम आसमानी एकदम चाहे बड़ एकदम बारूद चाहे कोई भी गोली वोली होगा, बोल रहे हैं कि जो इन गोभी गोलों से बचे तो कोई लड़े। बोल रहे हैं कि जो अभी जो ये इतना बम गिरा रहे हैं उनसे कोई बचेगा तब तो लड़ेगा, तब तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। बोल रहे हैं कि नगरकोट का जलजला सुना था, मतलब एकदम शांत रूम है, उधर कोई नहीं था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। बोल रहे हैं कि यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। यहाँ पर जलजले मतलब भूकंप, यहाँ पर दिन में 25 भूकंप होते हैं। जो कहीं खदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर 25 भूकंप होते हैं, और जहाँ कहीं गलती से हाथ की जो ये केहनी हुई चाहे कुछ बाहर ओहर निकल गया तो चटाक से एकदम यहाँ पर चटाक से चाहे कहीं पर गोली वोली लग सकती है। यह मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए रहते हैं। बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मालूम ही नहीं चलता है कि जो ये हमारे दुश्मन होते हैं वो मिट्टी में छिपे हुए हैं या पत्तियों में झाड़ी उड़ी में या कहाँ छिपे हुए हैं, मालूम ही नहीं चल रहा है। लाना सिंह और 3 दिन है, 3 दिन बोले कि लाना सिंह और सबर करो और 3 दिन ही है। 4 खदक में बीत ही बोले कि मतलब 4 दिन था हम लोग ऐसे बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी। बोले परसों हमारी कुछ नोटिस आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी आ जाएगी। बोले कि परसों हमारी छुट्टी उट्टी की डेट आ जाएगी और हम लोग 7 दिन के लिए छुट्टी पर हो जाएंगे। अपने हाथों छटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। बोल रहे हैं कि
अपने हाथों कुछ अच्छा अच्छा कुछ बनाए होंगे, खा पी कर एकदम आराम से एकदम वो पड़ेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। बोल रहे हैं कि उसी जो फिरंगी मैम है उसमें मखमल के एकदम बाग वगैरह रहता है, उसमें हम लोग सो पड़ेंगे। फल और दूध की वर्षा कर देती है। बोल रहे हैं कि जो फिरंगी मैम है वो खाने पीने पर उनको बहुत अच्छा ख्याल रखती है। और फल और दूध की एकदम ढेरी लगा देती है, वर्षा वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बोल रहे हैं कि जो फिरंगी मैम हो वो हमें अच्छा फल और चाहे हमें कुछ एकदम अच्छा अच्छा खाना वाना देती है। और कहते हैं उनसे हम कि अपना ये पैसा ले लो, तो कहती है कि नहीं, मैं पैसा पैसा वैसा नहीं लूंगा। तुम मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो, तुम भगवान के रूप में हो, मैं तुमसे पैसा वैसा नहीं लूंगा। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बोल रहे हैं कि 4 दिन हो गया लेकिन अभी तक पलक भी नहीं झपकी है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बोल रहे हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मतलब घोड़ा को जो काम होता है वो अपना घोड़ा अगर नहीं करेगा तो वो एकदम आलसी आलसी उलसी चाहे सुस्त हो जाएगा वही। और सिपाही अपना जो लड़ाई वड़ाई का काम है वो नहीं करेगा तो एकदम उनका उसमें अब दूसरे में मन ही नहीं लगेगा। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए और फिर सात जर्मन को अकेले मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब न होगा। बोल रहे हैं कि एक बार मुझे मौका तो मिल जाए, मैं 7 जर्मनों को अकेले ही दूंगा और नहीं मार पाया तो मुझे दरबार की दहेली पर माथा टेकना भी नसीब ना होगा। बोले कि एक बार हमें तो सूचना तो मिल जाए, हम अकेले ही 7 जर्मनों को मार देंगे और नहीं मारेंगे तो मैं इधर आऊंगा ही नहीं। पाजी कहीं कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। बोल रहे हैं कि पाजी तो कोई दुश्मन हमें दिख जाते हैं तो हमें पैर और पकड़ने लगते हैं। अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं और अंधेरे में मतलब कि 30-30 उनका गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो। बोल रहे हैं कि जो रात में अंधेरों में 30-30 मन के गोला फेंक रहे थे, उस दिन मैंने उसमें आक्रमण किया था और 4 मील तक मैंने जर्मन को नहीं छुआ था। लेकिन हमारे जो ऊपर कमांडो होते हैं उनका सूचना आ गया कि तुम पीछे आ जाओ, नहीं तो मैं उनका नहीं। बोल रहे हैं कि नहीं तो अब इसके आगे बखान नहीं किए। बोल रहे हैं नहीं कि नहीं तो मैं इनको क्या हाल करता वो मालूम ही नहीं होता है, नहीं तो सीधे बॉलिंग पहुंचा देते। बोल रहे हैं कि नहीं तो